नमस्कार। आप सबों का स्वागत है। पेश है कार्यक्रम अनिरुद्ध प्रसाद विमल की कहानियाँ मेरे यानी जय कृष्ण कुमार के साथ। आज पहली कहानी के रूप में आप सुनेंगे करवट। मझौनी रोड पर 12 टिकर पार होने के बाद जो ढलान है उसके ठीक नीचे जीतनगर जेठौर पहाड़ी की गोद में बसे कादरों की एक बस्ती है। घरों की संख्या 20-25 से अधिक नहीं होगी। गांव से एकदम अलग। गरीबी खुले हाथों मिली है इन्हें शायद। खुली देह, नंग धरंग। माघ पूस की भीषण ठंडक में इनके बच्चे अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां कांख में दबाए तरके सूरज उगने के पहले दौड़ पड़ते हैं। आखिर दिशा मैदान भी तो करना है। चारों तरफ बसबेरी, पछिया बयार, साए साए की आवाज माघ जाने को है। सरसों के फूल पीले पीले दूर बहियारों तक फैले हुए झूम झूम कर मानो फागुन को बुलावा भेज रहे हों। सूरज आधा बांस ऊपर चढ़ आया है। बच्चों की किलकारियों में पूरी कदरसी डूबी हुई है। गुल्ली खेलते झगड़ते बच्चों का शोर, तभी रमुआ के घर हल्ला होता है। जोर जोर से आवाजें आने लगी है। रोने चीखने का सम्मिलित स्वर एक साथ ही उभरता है। बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सभी दौड़ पड़ते हैं उसी ओर। मिट्टी की छोटी छोटी दीवारों पर फूस की छौनी, टूटे ठाठ बांस, मुन्हा उजरा हुआ, कई जगह से ढह गई दीवारों के बीच से लोगों ने पहुंचकर रमुआ का आंगन भर दिया है। रमुआ ने अभी अभी अपनी घरवाली को पीटा है। सोनमा गालियों की बौछार कर रही है। करमनासी, तेरी देह में कोढ़ फूटे, मारने वाला तुम्हारा हाथ लूल्हा हो जाए। रंगाधारी बाबा खून बकरवा कर तुम्हारी जान ले ले। सोनमा रो भी रही है और गाली भी बक रही है। रमुआ रह रह कर उफनता है। तेज सांस चलने से उसकी सांस बांस वन की सिसकारी सी बजने लगी है। वह बार बार गाली बकने से मना करता है, मगर सोनमा है कि चुप रहने का नाम ही नहीं लेती। कम कोढ़ी कहीं का, कमा कर भरपेट खिलाने का रग नहीं और मार रोज का उठौना। देर रात गुजरने पर मालिक का काम करके आएगा, रात भर फों फों करके सोएगा या बूढ़ा खुसट और सवेरा होते ही बासी भात खाने को खोजेगा। चावल जब लाकर दिया ही नहीं तो बासी भात मैं भूखी रह कर दूं। रमुआ हाथ में मालिक का हल जोतने वाला पैना उठाकर सोनमा की ओर फानता है। तभी बटेसर लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है। मत मारो रमुआ इसे, तुम्हारे घर में रोज रोज ऐसे ही झगड़ा होता है। जनाना है, कोई जानवर तो नहीं, जब चाहा तब लाठी लेकर पील पड़े। बटेसर कादर टोले का मुख्य आदमी है, पंच प्रधान है। कोई उसकी बात नहीं उठाता है। वह जो फैसला कर देता है, क्या मजाल कोई टस मस कर ले। रमुआ पैना एक कोना में फेंक कर ऊंची आवाज में बटेसर को सखियारता है। हम तो रुक गए चाचा, जनाना होकर यह कब रुकेगी। इसकी बदजाती नहीं देखते हैं, कैसे टपाटप मेरे कुल खानदान को खाए जा रही है। यही हाल रहा तो मैं एक दिन इसका गला टीप दूंगा। तुम भी बहुत मारते हो रमुआ, घर को ऐसे नहीं चलाया जाता है। मर्द होकर तू अकबकाएगा तो काम कैसे चलेगा। बटेसर यह कहते हुए रमुआ को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। सोनमा आंगन से ही गरजती हुई कहती है, बटेसर काका, मेरा निर्वाह इस मर्द के साथ नहीं होगा। मेरा हिसाब किताब अलग कर दो। यह मेरा कोई नहीं है। मां नहीं रही, बाप मर गया, नहर उजाड़ हो गया,
तो यह सोचता है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कौन जगह देगा मुझे। बेसहारा जानकर यह मुझे सताता है। और सोनमा रोने लगती है, जार बेजार। ढारें मार मार कर उसका रोना आसमान छूने लगा है। बटेसर रमुआ को अपने घर ले आया है। बिछे हुए पुआल पर बैठाते हुए बटेसर कहता है, प्रेम प्रेम कुछ समझता है रमुआ? प्रेम बड़ी बुरी चीज होती है। यह आदमी को अंधा बना देता है। तुम्हारी औरत तुमसे नहीं जितना से प्रेम करती है। तुम उसे जान से भी मार दो लेकिन वह जितना को नहीं छोड़ेगी। रमुआ यह सुनते ही सुन्न हो जाता है। अब तक वह यही समझ रहा था कि बस्ती में इस बारे में कोई नहीं जानता है। वह तो इस बात को जानकर भी साल भर से पचाए हुआ है। सोनमा को समझा बुझाकर जब थक गया वह, तब इधर महीने भर से मारना पीटना शुरू किया है। जितना ही जर है इसमें। उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। सोचते सोचते रमुआ का गला भर आता है। क्या लगा है, तुम छोड़ क्यों नहीं देते इस औरत को? कैसे छोड़ दूं काका? बड़ी मुश्किल से तो औरत मिली है मुझको। 4-5 साल तक भटका हूं। सुबह का गया, रात 8-9 बजे मालिक का काम कर जब घर लौटता हूं तो उसकी हल्की सी छुअन से भी सारी थकान मिट जाती है। हाथ पांव में तेल लगाने वाली भी तो होनी चाहिए। गुस्से में ही सही करती तो है। सोनमा से तुम्हारी शादी होना संभव नहीं था। इसके पहले जितना से ही बातचीत लगभग तय हुई थी। लेकिन तुम्हारे मालिक दबंग थे, उन्हीं की कृपा से यह शादी हुई। और तुम मालिक की इसी कृपा के कारण देर रात तक उसके दरवाजे पर खटते हो। सोनमा को समय चाहिए और तुम्हारे पास समय नहीं है। यदि तुम घर में समय दोगे तो पेट नहीं भरेगा। उम्र हुई, अब कितना खटोगे? बटेसर का अनुभव बोल रहा था। रमुआ सब समझकर भी चुप था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जितना पर केस करूंगा काका, आपको पंचायती करनी पड़ेगी। काका के माथे में यह बात बिजली सी चमक गई। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। रमुआ उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। और तो और रमुआ ने ऐसे वैसे नहीं सोनमा के बाप को नगद देकर लाया है। मालिक से लेकर पूरा पूरी 500 दिया है। ठट्ठा नहीं है कि छोड़कर चली जाए। देर हो रही थी। रमुआ को भी काम पर जाना था। बटेसर उसे फिर समझाता है, देखो रामू, समझ से काम लो। तुम काम पर जाओ, मैं जितना को समझाऊंगा। रमुआ जब घर आया तो वातावरण शांत हो चुका था। सोनमा माथे पर हाथ धरे आंगन के पुआल पर पसरी थी। रमुआ का मन उसको टोकने का हुआ, पर टोक नहीं सका। पैना हाथ में लिया और मालिक के घर काम पर चल दिया। सोनमा इधर जितना की यादों में डूब गई। जब दिल दुखता है, हृदय को ठेस पहुंचती है, तब जो बहुत करीब होता है उसकी याद मन को तसल्ली देती है। सोनमा जितना में समा गई। अब सिर्फ जितना और वह थी, कहीं कुछ नहीं था। जितना में वह थी और उसमें जितना, उसका अनु अनु जितना मैं हो गया था। उसे याद आया जब वह नई नई बस्ती में आई थी। यही 2-3 वर्ष पहले की बात है। साथ में जितना भी था। जितना ने हंसकर ही कहा था, रामू भाई जी संभाल कर रखिएगा, कहीं मैं लेकर नहीं भाग जाऊं। दुल्हन आपकी
भाभी हमारी आधा हिस्सा तो बिना पूछे। और बच्चे हुलस भरी आवाज में गाने लगे थे, कनिया मनिया झिंगा झोर, कनिया माय को ले गया चोर। गांव टोला के रिवाज से वह भौजी लगती। इसी तरह कह गया था जितना, मगर सकपका गई थी सोनमा। धक से कर उठा था उसका कलेजा। बित्ते भर घूंघट से झांक कर देखा था उसने जितना को। जितना की आंखों में कुछ ऐसा ही था जो कि उसे अच्छा लगा था। कहाँ नाटा थुल गिरती उम्र का रमुआ और कहाँ लंबा पतला जैसा नौजवान खिलखिल करता जितना। धीरे धीरे वह जितना को पहचान गई थी। यही उसका जितना था, इसी से उसकी शादी की बात तय होने वाली थी। गरीब बाप ने पैसे के लोभ में बेच दिया था उसे, और तब मन ही मन जितना को चाहने लगी थी वह। एक दिन दुकान से आते वक्त जितना ने उसे टोक दिया था, तुम ही मेरी दुल्हन बनने वाली थी ना, बोलो अभी बनोगी। सुनते ही उसकी कनपट्टी गरम हो गई थी और वह धत्त कहते हुए आगे बढ़ गई थी। अचानक ही सोनमा के दिल दिमाग पर एक एक कर प्रेम के वे क्षण नाच रहे थे। ठीक 3-4 माह बाद जितना उसके घर आया था। घर में कोई नहीं था। उसे संभलने का मौका दिए बिना जितना ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया था, और तब से लेकर आज तक सोनमा उसकी मजबूत बाहों से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाई है। वह रमुआ की बाहों में होकर भी नहीं हो पाती है। जितना नजदीक ही एक सरकारी फार्म में मजदूरी करने के लिए जाता है, 8 बजे दिन से लेकर शाम 5 बजे तक। बस्ती पर पहुंचते पहुंचते जाड़े के दिनों में सूरज डूब जाता है। गर्मी में तो वह बांस भर सूरज बचे रहने पर ही आ जाता है। वह फार्म से सीधे बस्ती सिर्फ सोनमा के लिए आता है, क्योंकि यही समय एकदम सुनसान और खाली होता है। इस समय रमुआ अपने मालिक के काम पर होता है। उस दिन वह आने के साथ ही सोनमा के पास आया। उसकी देह पर प्यार से हाथ रखकर कहा, सोनमा चल उठ, मुंह हाथ धो ले, देख मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह कहकर जलेबी का दोना सोनमा को थमा वह अपने घर की ओर चला गया। सोनमा सचमुच उस दिन सुबह से भूखी थी। उसने बिना कुछ सोचे पहले जलेबी एक एक कर मुंह में डालनी शुरू की। जलेबी के पेट में पहुंचते ही सोनमा तरोताजा हो गई। अंधेरा हो चला था। उसे यह पता था कि आज रमुआ जल्दी घर आएगा, और वह आया भी। खाने का सामान घर में पटक वह पंच प्रधान बटेश्वर के घर की तरफ चला गया, और सोनमा भंसा भात रोज की तरह अनमने मन से बनाने में जुट गई, क्योंकि नहीं बनाने का मतलब था बिना किसी कारण के झगड़ा, गाली और मार खाना। रात में पंचायत बैठी। बटेश्वर काका के घर के आगे पुराने आम के पेड़ के नीचे बने गड्ढे में आग सुलगाई गई। लाल टूह टूह आग को घेर कर सब बैठे। बातचीत होने लगी। सारा आरोप जितना पर था। पेड़ की पतली छोटी सी फेरी में रोशनी लटका दी गई थी। किसी की घरवाली को फुसलाकर प्रेम करना क्या कम बड़ा अपराध है? यह पंचायत का विषय था। सभी अपनी समझ से बोल रहे थे। पंचायती में सबको खुलकर बोलने का मौका मिल गया था। जितना के दबंगपना से किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज सभी अपनी भड़ास निकाल रहे थे। सबसे बाद में जितना को बोलने का मौका दिया गया। आप सभी बस्ती वालों को तो पहले 2 प्रेम करने वालों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए।
कोई औरत पत्नी होने के पहले सिर्फ औरत होती है। उसे बोलने, हंसने, प्यार करने का पूरा हक है। सबसे पहले आप सबों को वहीं चेतना चाहिए था जहां पर कोई पिता पैसे की लालच में अपनी बेटी को उसकी उम्र से अधिक वयस वाले लड़के के साथ ब्याह रहे थे। सोनमा मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है, हम दोनों आपस में मिलते भी रहे हैं, तो फिर और क्या कहें। पंचों से मेरा बस इतना ही आग्रह है कि सोनमा को मुझे सौंप दिया जाए। मैं पंचों के बीच सोनमा से ब्याह कर इसे अपने घर ले आऊंगा, इसका वचन देता हूं। सुनकर ही बटेश्वर ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, जितना तुम नाजायज बोल रहे हो, यह तो पंचों का सरासर अपमान है। वाह, इसमें पंचायत का अपमान कैसे हो गया? क्या अपनी जात बिरादरी में ऐसा नहीं हुआ है? कहिए, क्या बटेश्वर मुखिया जी की ही बेटी मंतो ने दो दो घर नहीं छोड़ा, दो दो ब्याह को नहीं ठुकराया, और यही पिछले साल क्या तीसरी शादी नहीं कर ली? गांव तो ऐसी शादियों से भरा पड़ा है, और मुझसे कहा जा रहा है कि यह तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। इस गांव में कौन कौन चिकने हैं और किसके घर में क्या हो रहा है, यह कौन नहीं जानता है। जितना की आवाज में एक साथ ही आक्रोश और विनती के भाव घुल मिलकर एक हो रहे थे। जितना को आवेश में इस तरह गड़े मुर्दे को उखाड़ते देखकर समरा ने कहा, यह पंचायत एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं बुलाई गई है, बल्कि यह तुम्हारे और सोनमा के बीच के संबंधों को लेकर है, और सोनमा पर तुम्हारा नाजायज हक जताने के कारण हम लोग यह फैसला करते हैं कि तुम अभी तुरंत इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तुम रमुआ की घरवाली। तभी यह सुनते ही सोनमा विफर उठी। उसका इस तरह विफरना पंचायत में आए सभी लोगों को सकते में डाल गया। सोनमा ने झंझनाते हुए कहना शुरू किया, यह समरा क्या बोलेगा? बोलते हुए इसे लाज लगनी चाहिए। इसी साल तो इसकी भौजाई ने दूसरा ब्याह किया है, और महीना भी नहीं बीता है कि इसके भाई ने दूसरा चुमाना किया है। फिर यह हम दोनों को क्या कहेगा? दूसरों के ऊपर चोट करने पर तो आदमी को खुशी होती है, लेकिन इसके पहले वह अपना भी मुंह देख लिया करे। सोनमा की इतनी बातें सुनना था कि समरा बमक ही पड़ा। मारपीट की नौबत तक आ गई। हल्ला गुल्ला मचने लगा। वह तो बटेश्वर ही था कि किसी तरह मामले को संभाला था, और जब शांति छाई थी तब पंच प्रधान ने पंचायत के बीच सोनमा को फिर से बोलने का मौका दिया था। इस बार सोनमा ने अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए कहना शुरू किया था, मैं जीतना के साथ ही बची खुची बाकी जिंदगी को गुजारना चाहती हूं। पंचों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी इस इच्छा के पक्ष में ये फैसला दें। मेरे और जितना के मिलने में मेरा पति ही बाधक है। अब मैं पंचों से क्या कहूं? मैंने अब तक 20 बार से अधिक मन ही मन अपने इस पति रमुआ का खून किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं रमुआ के साथ जबरदस्ती रखी गई तो एक दिन मैं इसका। पंच से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे वे इस पाप से उबार लें। सुबह ही मैंने बटेश्वर काका से साफ साफ कह दिया है कि इस मर्द के साथ अब किसी भी तरह से नहीं रह सकती। तब फिर आप सभी जोर जबरदस्ती करने पर क्यों तुले हुए हैं? सोनमा अपनी सारी बातें कह चुकी तो पंचायत के बीच एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी को कुछ उत्तर ना सूझ रहा हो। आखिर में बटेश्वर काका ने ही थक हार कर यह कहा, यह फैसला आदमी के वश का नहीं रहा है। अब इस बात का फैसला देवता ही करेंगे। अब फुलैस ही एक रास्ता रह गया है।
अगर फुलेस होता है तो समझना होगा कि गोसाई रंगाधारी बाबा की सीधी स्वीकृति मिल गई, और अगर नहीं होता है तो सोनमा को रमुआ के साथ ही रहने का यह आदेश समझा जाएगा। आखिरी फैसला होने तक सोनमा मेरे ही घर पर रहेगी, मेरी ही सुरक्षा में। तीसरे दिन ही सोमवार पड़ता था। उसी रात फुलेस होना था। अब रात भी काफी हो गई थी और ठंड भी काफी पड़ रही थी। सभी अपनी अपनी जगह से उठे और अपने घरों की ओर बढ़ गए। इधर सोनमा ने रातें उसी तरह काटी थी जैसे नदी किनारे पर कोई प्यासा। दिन भर तो वह किसी न किसी तरह से रह लेती थी, लेकिन रात का एक एक पल उसके लिए आग का एक एक कुंड बन जाया करता था। बस यही सोचती थी कि 3 दिनों का यह त्रिशूल उसकी छाती से कब निकल जाए। ऐसा ही रमुआ और जितना को भी लगा था। इसी कारण कभी रमुआ और कभी जितना को बटेसर का ने दिन में कई बार अपने घर के पास मंडराते देखा था। तब काका ने ही दोनों को बारी बारी से बुलाकर समझाया था, 1-2 रोजों की तो बात है, तुम दोनों को ही गोसाई बाबा की इच्छा पर भरोसा करना चाहिए। वे जो भी आदेश करेंगे तुम दोनों के हित में ही होगा, और जानते ही हो कि तुम दोनों के यहाँ आने जाने से ही क्या होगा। बातें करने की छूट तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। बटेसर की बातें सुनकर जितना चुपचाप अंधेरे में एक ओर बढ़ गया था। एकदम अंधेरी रात। रात की शांति को सिर्फ 2-1 कुत्ते ही भूंक भूंक कर भंग कर रहे थे। विवश होकर सोनमा भी खिड़की से हटकर अपने कमरे में चली गई थी। रात गदरा गई थी। बांसों के झुरमुट में से चांदनी कनखियों की भाषा में बात कर रही थी। उसका मन हुआ कि वह सरपट दौड़ती चली जाए और दौड़ती ही चली जाए जितना के घर तक। घर के पिछवाड़े में खड़ी वह सोच रही थी, दीदी की सुनाई हुई परी और जादूगरनी की कहानी की किस तरह उसे पंख लग जाते थे और वह आकाश में उड़ने लगती थी। और वह सचमुच उड़ने लगी थी। घर में सभी सोए थे, उसको फरांकत मिल गई। जितना के द्वार पर दस्तक हुई थी। जितना भी नहीं सो पाया था। दोनों एक दूसरे से उसी तरह मिले जैसे जन्म जन्म के बिछड़े मिल रहे हों। गूंथ गए थे दोनों एक दूसरे से। थोड़ी देर बाद सोनमा ने हिदायत भरी आवाज में कहा, देखना, हिम्मत नहीं हारना, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम मर्द हो ना, तुम पर ही सोनमा है। स्वीकृति में जितना ने सोनमा को और मजबूत बाहों में कस लिया था। आखिर में फुलेस का दिन भी आया। सांझ से ही तैयारी शुरू हो गई। गोसाई के पिंडी को नीपा गया। गोबर का चौका लगाया गया। धूप दीप जलाए गए। अरवा चावल कूटा गया। अब फुलेस रखने की तैयारी होने लगी। औरतें मिलजुल कर गीत गाने लगी। झांझर मांझ पर आलाप शुरू हुआ। ढोलक पर थाप पड़ने लगी। थप थप टन टना टन टन। कादरों के गीत बेसुधी में थिरकने लगे। बाईं ओर एक तरफ सोनमा बैठी है। दूतरफा अंदाज में जितना और रमुआ। रंगाधारी बाबा की जय की आवाज से वातावरण गूंजने लगा। सोनमा, रमुआ, जितना तीनों लगातार बाबा के नाम का जाप कर रहे हैं। जय हो गोसाई बाबा, इज्जत रखिएगा इस भिखारिन की। मन ही मन सोनमा ने कहा। गीत जोर जोर से गूंज रहा था। पछिया से ऐते रंगाधारी बाबा, देर ने कढ़ियो आहो गोसाई बाबा। देह में नामते जगता के तारते, होवे जे करते फूले से सजनी। शनिचरा कादर पर गोसाई आएगा। वह नहा धोकर उस ठिठुरती ठंड में भींगे कपड़े में बैठा है। चारों ओर लोगों की भीड़ है। सब अचरज से देख रहे हैं।
अभी तक शनिचरा की देह पर गोसाएं क्यों नहीं आया है? तभी शनिचरा की देह में थिरकन आती है। वह झूमने लगता है, माटी पर लौटने लगता है, उसकी देह ऐंठने लगती है, जी बित्ता भर अकड़ कर बाहर निकल आता है। झांझ मादल और जोर जोर से बजने लगते हैं। फुलैया सोने के भरोसे सब कलेजा थाम कर बैठे हैं, मगर यह क्या, घंटे भर देरी के बाद भी फुलैया सोने का नाम ही नहीं लेता है। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी है। सोनमा और जितना सुन्न हुए जा रहे हैं। निराशा की रेखाएं दोनों के माथे पर तन गई हैं, मगर रमुआ का चेहरा खिल गया है। शनिचर की देह पर आए गोसाएं के आगे बटेसर अरदास होता है। करुणा से उसके होंठ थरथरा उठते हैं। हुक्म दीजिए बाबा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। सोनमा। वाक्य पूरा होने के पहले शनिचरा जोर से चीखता है, देखते नहीं हो फुलैस नहीं हुआ? सोनमा को रमुआ के साथ ही रहना है। कि तभी तमतमाती सोनमा उठाती है, बगल से एक बड़ा सा चेपा उठाकर फुलैस पर दे मारती है। फुलैस गिरकर बिखर गया है और वह तमतमाती आवाज में बोलती है, देखिए बटेसर काका, फुलैस हुआ कि नहीं? आप और आपका गोसाएं क्या कहता है मैं नहीं जानती। मुझे जीतन के साथ रहना है और मैं चली जीतन के साथ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और वह जितना को साथ लिए जितना के घर की तरफ चल देती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जितना के साथ जाती सोनमा को रोक ले। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगा। अलविदा।